नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनआरए सीईटी के बारे में। अब दोस्तों जिनको नहीं पता कि एनआरए क्या है तो मैं बता दूं, एनआरए का फॉर्म दोस्तों है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये है क्या दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दी है। अब इन्होंने क्या बोला है, एनआरए को केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अब विभिन्न सरकारी नौकरियों के स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने के लिए एक एकल निकाय के रूप में एनआरए विभिन्न जैसे आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा में उपस्थित होने के तरीकों को भी बदल देगा। अब जो भी कैंडिडेट्स एसएससी की तैयारी कर रहे थे या आरआरबी की कर रहे थे या आईबीपीएस बैंक की तैयारी कर रहे थे, तो ये जो एनआरए आया है ये इसने जो है आपके तैयारी करने का तरीका से लेके एग्ज़ाम देने का तरीका तक का बदल दिया है। अब एनआरए के फ़ायदे क्या हैं और आपके नुकसान क्या हैं, तो खैर ये तो इसी टॉपिक में बात हो जाएगी। ये जो 10 पॉइंट मैंने दिया है तो जिसमें से अभी हम नीचे आते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले कि एनआरए सीईटी क्या है। तो दोस्तों जिनको नहीं पता है तो सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे सीईटी किस लिए होगा, तो एनआरए एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेगा आयोजित, वो किसके लिए करेगा, वो जैसे हाई स्कूल वालों के लिए करेगा 10th बेस, और 10+2 वालों के लिए जैसे एसएससी सीएचएसएल होता था वैसे एनआरए का 10+2 लेवल होगा। फिर एक होगा आपका एनआरए का ग्रेजुएट लेवल। तो ये 3 लेवल पे आपकी जो है परीक्षाएं होनी हैं। और ये जो है आपका स्क्रीनिंग, या जैसे होता है कि आपकी स्क्रीनिंग मतलब टायर 1 की परीक्षा कराएगा या जो आपका प्रीलिम्स है वो कराएगा। उसके बाद यह जो है परीक्षा का पहला स्तर होगा और उम्मीदवारों द्वारा दिया जाएगा। और यदि आप योग्य होते हो तो उम्मीदवारों को परीक्षा में टायर 2 और टायर 3 में उपस्थित होना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, वो भी जो है परिणाम स्वरूप कौन कराएगा, वो भी आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही आयोजित कराएगी। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और एनआरए द्वारा यहाँ पे पहला आपका पॉइंट ले लेते हैं, जो 10 मेन पॉइंट है उसमें से कि एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरण का होगा। तो मैंने पहले आपको बताया एनआरए द्वारा जो सीईटी है वो आपका 3 चरणों में होगा। कैसे होगा, एक तो 10th पास वालों के लिए होगा, एक 12th पास वालों के लिए होगा और एक ग्रेजुएशन पास वालों के लिए होगा। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन मोड में आपको 2 बार परीक्षा आयोजित होगी हर साल में। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे और आ जाते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सीईटी की क्या वैधता है। अब यहाँ पे सीईटी की वैधता की बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो आपका सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका जो है 3 साल वैलिड रहेगा। इसके जो आपके स्कोर होंगे, जो आपके मार्क्स होंगे वो 3 साल वैलिड होंगे। और एक बार एक उम्मीदवार सीईटी उत्तीर्ण करने के बाद 3 साल तक परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। इन केस मान लो अगर आपने 3 बार मतलब जैसे एक बार आपने क्या किया, अगर आपकी मेरिट बनती है 100 में 71 नंबर आप लाते हो, 100 में 71 नंबर लाते हो, तो आपका ये जो 71 की मेरिट है ये आपकी 3 साल वैलिड रहेगी। और इन केस अगर कभी इसकी मेरिट जो है आपके इस 71 नंबर से नेक्स्ट ईयर में कम जाती है तो आपको मौका मिलेगा। 3 साल के अंदर आपको ऐसा होगा। एक तरह से वेटिंग लिस्ट वाला मामला समझ लीजिए आप। और फिर हम यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो भाई कौन है, अगर आप परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य हो या नहीं हो, तो फिर सीईटी की क्या वैधता है। यहाँ पे हमने बात कर ली 3 साल की वैधता है। ये 2 पॉइंट हमारे हो गए। और थर्ड पॉइंट दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना कि एनआरए जो है वो सीईटी का क्या होगा, सिलेबस। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के लिए मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अभी इसके पाठ्यक्रम की घोषणा की जाएगी और जब इसका पाठ्यक्रम बताया जाएगा तब मैं आपके इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अभी इसके पाठ्यक्रम की क्या सिलेबस होगा वो अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों ये मान के चलो कि अगर 10th बेस है तो आपका 10th बेस का जो मतलब हाई स्कूल पास एग्ज़ाम के लिए आता था एसएससी एमटीएस टाइप का, वैसे पेपर होगा। और 12th बेस है तो सीएचएसएल टाइप होगा। और सीजीएल बेस है अगर आपका तो ग्रेजुएट बेस है तो वो सीजीएल टाइप का पेपर होगा। यहाँ पे हो गया आपका 3 टाइप का ये। अब बाकी का बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीईटी का क्या होगा। तो सीईटी का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 4th नंबर आपका है सीईटी का क्या होगा, माध्यम। यहाँ पे माध्यम का मतलब दोस्तों हमारा लैंग्वेज से है। या तो देखो एनआरए जो है वो आपका ना केवल हिंदी और इंग्लिश में होगा, जबकि ये आपकी जो 12 और प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं उसमें इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उन लैंग्वेज में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, 5th पॉइंट की। तो एनआरए सीईटी में कौन सी सभी परीक्षाएँ होंगी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस, क्लर्क पीओ और आपका कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, स्टेनो ग्रुप सीडी, जीएसटी, एमटीएस, इन सब की भर्ती ये करेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये जो है आपके नॉन गेस्टेड पोस्ट है और ये आपकी जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर ही भर्ती करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 6th
आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा क्या एनआरए के तहत होंगे? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रुप सी है आपका और जो ग्रुप डी के पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा अब एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी। और कृपया ध्यान दें, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई ये स्पष्ट नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 और ग्रुप डी 2019 की परीक्षा आपकी कब आयोजित की जाएगी। और ये अभी पिछले कई समय से लंबित है, काफ़ी समय से ये पेंडिंग चल रही है। तो इसको एनआरए आयोजित कराएगा कि नहीं, अभी इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं आई है। और अगर आपका आरआरबी ही हो सकता है ये क्योंकि ये कंडक्ट कराए, क्योंकि ये रूल जो है आपका, ये एनआरए जो है ये बाद में गठित हुई है। और वो एग्ज़ाम का जो आपका एडवर्टीज़मेंट था, जो नोटिफिकेशन था, वो बहुत पहले आया था। अब दोस्तों 7 पॉइंट है हमारा, एनआरए क्या यूपीएससी की परीक्षा को भी कवर करेगा? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी की पदों के लिए भर्ती करता है। अब यहाँ पे जो एनआरए है आपका, वो या तो ग्रुप सी के लिए करेगा या तो ग्रुप डी के लिए करेगा, ठीक। और यहाँ पे अब 8 पॉइंट है आपका, सीईटी क्लियर करने के बाद अन्य परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यदि आप सीईटी उत्तीर्ण करते हो तो आपको भर्ती के लिए दूसरे और तीसरे चरण के दौर में उपस्थित होना होगा। और एनआरए केवल बुनियादी योग्यता के लिए स्क्रीन करेगा। मतलब अगर आपने एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया है तो सीएचएसएल से क्लर्कियल भर्ती होती है और आईबीपीएस की भी क्लर्कियल भर्ती होती है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि सीएचएसएल के, जैसे कि आपने 10+2 का एग्ज़ाम दिया है, तो उसका तो आपका जो स्क्रीनिंग है, जो टायर 1 है, वो तो एनआरए करेगा। लेकिन उसके बाद जो आपकी एसएससी और आईबीपीएस द्वारा अगर वो नौकरी उसकी जो होगी, उसका जो मानदंड है सेकंड टायर 2 का, वो आपका जो है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस अपने हिसाब से उसको मानदंड देंगे एनआरए को, और एनआरए उस हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों आपका, आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस नौकरियों के लिए अलग अलग सीईटी के लिए उपस्थित होना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उम्मीदवारों को प्राथमिक योग्यता मानदंडों के आधार पर सीईटी के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं आपको शुरू में भी बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि 10th के लिए होगा तो 10th जैसा पेपर आएगा 10th लेवल का, और 10+2 का होगा तो आपका 10+2 का आएगा हायर सेकेंडरी का, और ग्रेजुएट लेवल का होगा तो ग्रेजुएट लेवल का आपका आएगा। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर हम इसका एग्जाम्पल एक ले लें तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसएससी सीजीएल जीएसटी परीक्षाओं के लिए एक सीईटी होगा, और एनआरए जो है वो सीईटी का स्कोर दूसरे शब्दों में सभी पर लागू होगा। तो जो इसका आपका स्कोर कार्ड होगा वो और भी तरह की परीक्षाओं पर लागू होगा। फिर यहाँ बात कर ले अगर कि आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी काम करना नहीं बंद करेंगे, ये 10th पॉइंट है आपका। तो भाई आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी जो है वो सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करना जारी रखेंगे। वे केवल स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करना बंद कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपका टायर 1 होता था वो तो पूरा का पूरा एनआरए पे डिपेंड है। और भाई आप लोगों को एक बात और बता दूं चलते चलते कि जो आपका ये एनआरए का जो, अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, वो जो 3 साल आपका स्कोर वैलिड होगा, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको प्रॉब्लम ये होगी, हो सकता है कि आप 3 साल के लिए बाहर, मतलब वहाँ से आपको जो है दोबारा आपको एग्ज़ाम देने को ना मिले। ये पॉइंट अभी स्पष्ट नहीं है, जैसे ही पता चलेगा तो बताएंगे। लेकिन इन्होंने जैसा कहा कि आप आगामी परीक्षा में तभी होगे तभी आपको दिया जाएगा बैठने का मौका जब आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इन्होंने एक चीज़ और करी है कि एनआरए जो आपका है दोस्तों, जो ये आपका एनआरए है, इसने एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि एनआरए जो है ये आपके जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, जैसे एग्जांपल के लिए यूपी है हमारा, अगर यूपी जो एनआरए की 3 ईयर की हमारी स्कोर कार्ड है, और उसमें अगर वो लेखपाल की भर्ती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो 12th बेस होती है। तो अगर वो 12th की भर्ती है, अगर वो एनआरए की मतलब जो आपकी मेरिट है, जो स्कोर कार्ड है, उसके आधार पे कराना चाहेगा, तो उसके लिए भी भाई साहब यहाँ पे जो है उसको एनआरए जो है स्टेट से संपर्क कर सकता है, या स्टेट एनआरए से संपर्क कर सकता है कि हमें जो है 12th आपका जो हायर सेकेंडरी है इसके बेस की आपकी हमको वैकेंसी चाहिए, और वैकेंसी में ये है कि मतलब वैकेंसी मैं निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कैंडिडेट चाहिए या उसकी लिस्ट मुझे दो,
तो वो हो सकता है कि वो एनआरए की जो है आपकी मेरिट से ही आपको पिक कर ले। तो ये एक एक्साइटमेंट वाली बात हो गई, क्योंकि आप एक मतलब होता है कि आप घर में बैठे हो, देन आपको पता चला कि आपका UPSSC का एक एग्ज़ाम कंडक्ट होना था, बट उन्होंने क्या किया, एनआरए के स्कोर कार्ड से आपका नाम पिक कर लिया और आपको जॉब दे दी। तो ये भी हो सकता है। हालांकि ये उन्हीं के लिए बेनिफिट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी है यहाँ पे दोस्तों, कि जो भी बीटेक करके आते हैं, कोई भी हो, मैं यहाँ पे ग्रुप डी को भी मैंने देखा है कि ग्रुप डी में काफ़ी लोग बीटेक करके आ गए हैं। तो जितने भी लोग बीटेक करके आते हैं वो क्या करते हैं कि वो 12th बेस वाली जो होती है आपकी SSC CHSL होती है, जो कि 12th पास के लिए होती है, वो बीटेक वाले लेके चले जाते हैं। और वो बीटेक वाले लेके चले जाते हैं, और असल में जो वो उनकी भर्ती होती है 12th पास वालों की, वो एक भी बंदा आपको नहीं दिखेगा वहाँ। ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें कि लास्ट टाइम भी यही हुआ था ग्रुप डी में, कि मतलब अगर एक पॉइंट पे था तो उसमें 15 बच्चे तो सिर्फ बीटेक वाले थे ग्रुप डी में। और वो भर्ती किसके लिए थी? 10th के लिए थी, ITI के लिए थी। वो लोग दिखे ही नहीं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो लोग पेपर ही नहीं निकाल पाए। ITI का तो ऐसा है कि उसको नॉन टेक का पेपर पकड़ा दिया जाता है। वो नॉन टेक का पेपर जब उसको पकड़ाया जाता है तो वो टेक्निकल की तैयारी करने वाला, वो कहाँ से क्लियर करेगा? वो नहीं क्लियर कर पाता, वो फेल हो जाता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे काफ़ी है। और बाकी अगर बात करें कि इनकेस कोई जैसे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होता है रेलवे का, होते हैं कुछ लोग, तो उनको क्या हुआ, 30 नंबर पे इस बार सिलेक्शन लिया था 2018 के ग्रुप डी में। ठीक है। तो यहाँ पे उनसे क्या किया गया कि 30 नंबर पे सिलेक्शन तो लिया गया, 20% उनको कोटा मिलता है कि भाई 20% मतलब कि जो है आपकी 100 में से 20 सीट जो है आपकी रिज़र्व है CCAA के लिए। लेकिन उसके साथ हुआ क्या, उसका सिलेक्शन हुआ 30 नंबर पे, कुछ लड़कों का हुआ 30 नंबर पे, लेकिन बाद में उनके साथ ये किया गया कि उनका जो PET था, जो आपका फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट होता है जो आपका, उसमें कई लड़के फेल हो गए। तो उसका नतीजा ये रहा कि वो 20% की जो सीट थी उसमें CCAA बेचारा वो लेके जा ही नहीं पाया, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस रेलवे वाला। और उसको, क्योंकि वो तो एक तो टेक्निकल का वो तैयारी करके आया था, उसको नॉन टेक का पेपर पकड़ा दिया। वो क्या करता, उसका पक्ष कमज़ोर हो गया। अब कोई भी इंसान हो, ITI पास किया है, तो अगर वो आप मान लो कि ITI फिटर से किया है, तो उसकी फ़िटर की नॉलेज ज़्यादा होगी। और उसने 7 एग्ज़ाम वो दे के आया उस फील्ड में। वो 7 एग्ज़ाम देने के बाद भी उसके 7 एग्ज़ाम किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो नॉन टेक देना है, वो भी और लोगों के साथ बैठ के, 10th पास वालों के साथ, बीटेक पास वालों के साथ। वो कैसे कर लेगा? वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे यही है कि अब अगर यहाँ पे NRA लाए हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लाए हैं, हम कोशिश करेंगे कि देखो इसका सिलेबस वगैरह जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए, तो जल्दी से जल्दी आपके लिए ले आए। लेकिन अगर NRA को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप जो है हमसे पूछ सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं। बाकी अगर है और कोई भी इनकेस आपको पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो तो आप जो है कमेंट में पूछ लेना, या आप व्हाट्सएप कर देना, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जॉब से रिलेटेड टॉपिक लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।